बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग MCQ नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी हम लोग 60 MCQs ही सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट वीडियो उसमें जितने भी रिमेनिंग MCQs हैं पहले चैप्टर से रिलेटेड टेस्टिंग एंड एवेलुएशन से, तो वो सारे के सारे आपको सम अप करके तो उसमें दे दूँ। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वेरिएशन इन दी scores of an individual from time to time could be best judged by the reliability technique of parallel test form, rational equivalence, split half या test retest। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने जो वेरिएशन है स्कोर्स में वो हम चेक करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सी टेक्निक, रिलायबिलिटी की वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी शख्स की जो स्कोर है उसकी वेरिएशन को टाइम टू टाइम चेक करते हैं। तो वो हमारे पास है टेस्ट रीटेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि उसमें हमारे पास होता है कि हम सेम स्कोर को सेम पर्सन से एडमिनिस्टर करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, एक अगर हमने सुबह के टाइम ले लिया टेस्ट तो वही सेम टेस्ट हमने उसी शख्स से या वही ग्रुप जो होगा उसी से हमने अगर शाम को ले लिया या 2 दिन बाद ले लिया या 1 हफ़्ते के बाद ले लिया, तो उनके स्कोर में अगर हमारे पास इतना डिफरेंस नहीं आया तो इट्स मीन कि हमारे पास वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को शो करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम इज़ वाइड सैम्पलिंग, आइटम वैलिडिटी, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन ऑफ गैसिंग। तो जो सबसे मेजर एडवांटेज ट्रू फॉल्स का है कि इसमें हम बहुत सा कंटेंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से कंटेंट सैम्पलिंग हमारे पास वाइड सैम्पलिंग आ जाती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आइटम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायरेक्शन फॉर टेस्ट शुड इंक्लूड, कि जो हमारे पास हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं या डायरेक्शंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पर्पज़ ऑफ टेस्ट, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है टाइम अलाउड फॉर आंसरिंग, थर्ड वन इज़ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द आंसर, या फोर्थ वन हमारे पास ऑल अबव। अगर हम इन तीनों ऑप्शन पे फोकस करें तो ये सारे के सारे जनरल इंस्ट्रक्शन में होने चाहिए इंक्लूड। अगर ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, स्टूडेंट्स को टेस्ट का पर्पज़ ही नहीं पता कि वो अगर वो असेस किए जा रहे हैं तो उसका क्या पर्पज़ है। उन्हें टाइम का नहीं पता कि हाँ भी उन्होंने वो जो टेस्ट करना है वो कितने टाइम ड्यूरेशन कितना है जिसमें उन्होंने कंप्लीट करना है, या उसके टोटल मार्क्स उन्हें कितने असाइन किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर उन्हें ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपने अपना आंसर कहाँ प्रोवाइड करना है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर प्रोवाइड करने की स्पेस होती है कि वो स्टूडेंट ने वहीं पे ही आंसर टिक मार्क करना होता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है जैसे PPSC या FPSC के टेस्ट में वो आपको अलग से बबल शीट देते हैं जिस पे आपने आंसर फिल करना होता है। तो वो अगर चीज़ पहले से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी तो वो फिर टेस्ट अटैम्प्ट करने में फिर मुश्किल होगी, तो उसके फिर जो रिज़ल्ट हैं वो उस तरह से वैलिड नहीं रहेंगे। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन में वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे हम ऑल अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग इज कॉल्ड टेस्ट, इंटरव्यू, एवेल्यूएशन, मेजरमेंट। द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव टर्म एजुकेशनल टेस्टिंग में जो सबसे कम्प्रिहेंसिव टर्म इन अ सेंस कि जो सारे एरियाज़ को कवर करे। ठीक है, तो वो हमारे पास एवेल्यूएशन होगी, क्योंकि इसमें ये सारे एरियाज़ कवर, उसमें टेस्ट भी आ जाते हैं, असेसमेंट, मेजरमेंट, वो सारे एरियाज़ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ एवेल्यूएशन टाइप कॉल्ड प्लेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक या फॉर्मेटिव। तो जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम डायग्नोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ का वर्ड आएगा, चाहे वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो, परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ रिगार्डिंग लर्निंग हो, या डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं जो डायग्नोस्टिक वाले क्वेश्चन आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट से या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन से रिलेटेड, उसकी स्टेम में उसका जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं ना कहीं ये कीवर्ड पाया जाता है। तो इस कीवर्ड को आप डायग्नोस्टिक के साथ रिलेट करके अपने माइंड में रख लें कि जो डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पे हम लोग डायग्नोज कर रहे होते हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट डायग्नोज टू मेजर द नंबर ऑफ आइटम्स एन इंडिविजुअल कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम इज रेफर टाइप ऑफ टेस्ट एज पावर सप्लाई अचीवमेंट या स्पीड टेस्ट। हमने पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप से हट के थोड़ी सी कुछ अलग से हमने पढ़ी थी। उसमें एक हमने पढ़ा था स्पीड टेस्ट। उसमें हमने बताया था कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो गिवन टाइम में, ठीक है, स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा करेक्ट आंसर कर सकते हैं तो वो स्पीड को शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो स्पीड होगा। ठीक है, क्या इंडिविजुअल जो है गिवन टाइम में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर जो है करेक्टली अटैम्प्ट कर सकते हैं तो वो स्पीड को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर टाइप ऑफ टेस्ट एज पावर सप्लाई अचीवमेंट स्पीड। स्पीड के साथ हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, हमारे पास पावर टेस्ट था कि गिवन टाइम में स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी, ठीक है, हो रही है, उनकी जो लर्निंग है वो हम मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास पावर टेस्ट होता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, या जो गिवन टाइम है उसमें स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं तो वो उसकी पावर को शो कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इज़ 4, what would be the score of candidate who has done 40 items correctly and 9 items wrongly। ऑप्शन में हमारे पास हैं 43, 31, 37, 49। तो इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करती हूँ अगर यहाँ पे ये सॉल्व हो जाए तो उसके बाद हम कर सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गैसिंग करेक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वो हमारे पास होता है S इज़ इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाय N माइनस 1। इस फार्मूले में अगर वैल्यू सपोर्ट करें तो जो राइट आइटम्स हैं वो हैं 40 और जो रॉन्ग आइटम्स हैं वो हैं 9। ठीक है, और नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, MCQs हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स 4 हैं। 4 माइनस 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 अगर 9 के साथ यहाँ पे कट जाता है, 3 3 ज़ा 9, तो 40 माइनस 3 अगर हम करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा 37। ठीक है, तो 37 हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा गैसिंग करेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन एप्टीट्यूड कैन मेजर ओवरऑल मेंटल एबिलिटी, अटेन्ड एबिलिटी, प्रेजेंट अटेनमेंट या पोटेंशियल एबिलिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स में कितना पोटेंशियल है, उनकी पोटेंशियल एबिलिटीज़ कितनी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे फ्यूचर में। तो वो जो उनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल एबिलिटीज़ को मेजर करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है S इज इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाय 3 इज़ अ फार्मूला यूज टू करेक्ट गेसिंग इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैविंग डैश ऑप्शंस 2, 3, 4 और 5। जनरली जो गैसिंग करेक्शन फार्मूला अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड सॉल्व किया, वो हमारे पास होता है S इज इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाय N माइनस 1। यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स नहीं, उन्होंने ख़ुद से ही बता दिया है कि W हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। तो अगर ये फार्मूला हमारे पास मल्टीपल चॉइस आइटम्स के लिए हो तो मल्टीपल चॉइस आइटम्स में कितने ऑप्शंस होंगे, तो इसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। S इज इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाय N माइनस 1। तो यहाँ पे R माइनस W तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 का कैसे आएगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव N माइनस 1 होंगे तो वो कितने नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव हैं जिसको माइनस करें, ठीक है, उसमें से एक माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है 4। ठीक है, अगर हम 4 में से एक माइनस करें तो हमारे पास ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 4 ऑप्शन। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस आइटम्स जिसके ऑप्शंस 4 हों उसके लिए ये गैसिंग करेक्शन फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स 4 होंगे तो वो N में से एक माइनस होकर हमारे पास 3 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड्स टू हैव द लोएस्ट रिलायबिलिटी? ट्रू फॉल्स, कंप्लीशन, मैचिंग, ऐसे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसी टर्म होंगी जो कि इक्वल हैं बिल्कुल, जिनमें से एक जो होगी वो डिफरेंट होगी। फिर विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड्स टू हैव द लोएस्ट रिलायबिलिटी, तो हमारे पास 3 यहाँ पे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है, ट्रू फॉल्स, कंप्लीशन, मैचिंग। तो इनमें रिलायबिलिटी जो होती है वो उसका लेवल हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप आइटम्स। तो जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जिसकी रिलायबिलिटी कम होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग। एजुकेशन में क्वालिटी टेस्टिंग पॉसिबल है, ऑप्शन देख लेते हैं हम, बाय यूजिंग अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेम को देखें तो स्टेम को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सूट करेगा वो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करें अपने एजुकेशन सेक्शन में और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें, तो हमारे पास क्वालिटी टेस्टिंग पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला इज़, ये हमने पढ़ा था रिलायबिलिटी में। तो हमारे पास स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला में हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है S इज इक्वल टू R माइनस W। देन थर्ड हमारे पास S इज इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाई N माइनस 1 या नन ऑफ दीज। तो स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला हमारे पास होगा R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। ये आई थिंक यह स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज्ड एट। हमारे पास टेस्ट बैटरीज वो कहते हैं जब बहुत सारे टेस्ट को आप कंबाइन करके एक ही स्टूडेंट से आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे यूज़ हो रही होती हैं, सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, इंटरमीडिएट पे या डिग्री लेवल पे। तो जो टेस्ट बैटरीज हैं स्पेशली अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज, ठीक है, वो हमारे पास डिग्री लेवल पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्केल दैट इज़ यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ नेम्ड एज, ठीक है। जो एटीट्यूड मेजर करने के लिए मोस्टली जो स्केल यूज़ किया जाता है उसका नाम बताएं जी। टेक्निकल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, लिकर्ट स्केल या प्रोजेक्टिव स्केल। तो जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो हमारे पास है लिकर्ट स्केल। ये हमारे पास मोस्टली 5 पॉइंट स्केल्स यूज़ करते हैं लोग। हमारे पास 5 इसमें वैल्यूज़ होती हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, उसके बाद दरमियान में एक न्यूट्रल होती है, देन हमारे पास डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, ठीक है, आप वो स्टेटमेंट पढ़ के तो जो भी आप मतलब उसके बारे में ख्याल करते हैं, फिर आप चाहे तो न्यूट्रल पे आप सिलेक्ट कर लें, को टिक कर दें। अगर आप एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, तो जो भी आप उस क्वेश्चन के बारे में राय रखते हैं, ठीक है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए लिकर्ट स्केल यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉर्म रेफरेंस्ड, डायग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड या नन ऑफ दीज। अब इस पूरी जो स्टेम है इसमें आपके लिए जो कीवर्ड है वो है डिपेंडेबल रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग का वर्ड आप यहाँ से जितने भी ये ऑप्शन में मौजूद हैं, आपके पास अल्टरनेटिव जितने भी मौजूद हैं, इसमें जिसके साथ भी आ रहा है आप उसके साथ उसको रिलेट कर लें। क्राइटेरियन रेफरेंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसमें हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्पेसिफिक लर्निंग डोमेन होती है, स्पेसिफिक लर्निंग टास्क हमने ऑलरेडी सेट किया होता है। डायग्नोस्टिक जो है उसमें हम लोग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज कर रहे होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट हैं उनको रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हम स्टूडेंट्स को पोजीशन देते हैं, रैंकिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो रैंकिंग हमें कहाँ से मिलती है? वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन इन अ ग्रुप इज़ कॉल्ड। बिल्कुल उसी पिछले क्वेश्चन से रेलिवेंट जो भी हमने किया, वहाँ पे हमने पढ़ा था डिपेंडेबल रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग मतलब वही पोजीशन ही,
होता है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली वर्ड्स में बता दिया कि आप पोजीशन बताएं जी एक ग्रुप में, वो कौन सा टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि स्टूडेंट्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, ग्रुप में। तो वो नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, अचीवमेंट या एप्टीट्यूड, तो वो हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें हम स्टूडेंट्स को पोजीशन असाइन करते हैं, हमें पता चलता है कौन सा बच्चा सबसे हाईएस्ट लेवल पे है ग्रुप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इज़। बहुत दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट स्टेम्स के साथ, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आपके पास ये जिस किस्म की वर्डिंग में भी आ जाए, ठीक है, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट का वर्ड है या टूल का वर्ड है वो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, टेस्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट में हम इसको भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिफरेंट स्टेम्स के साथ, डिफरेंट वर्डिंग के साथ, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ ये रिपीट होता रहता है। तो मेजरमेंट हमारे पास होती है, हमें एक क्वांटिटेटिव डाटा देती है, मिकदारी वैल्यू देती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, स्कोर्स की। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। एवेल्यूएशन इज़ क्वालिटेटिव वैल्यू, वैल्यू जजमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नन ऑफ दीज। तो एवेल्यूएशन का जो लिंक होता है डायरेक्टली वो होता है वैल्यू जजमेंट के साथ, ठीक है। किसी भी चीज़ की वर्थ या वैल्यू जानने के लिए हम लोग जो एवेल्यूएशन करते हैं वो। उसके बाद हमारे पास है द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ पेपर, ठीक है, एक पेपर में जो स्टूडेंट्स के स्कोर हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, एवेल्यूएशन या ऑल अबव। तो जो स्कोर्स की बात है, नंबर्स की बात, तो वो हमारे पास मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट आंसर द क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमारे पास कीवर्ड्स टेस्ट का भी है, मेजरमेंट का भी है और एवेल्यूएशन का भी है। तो समटाइम्स बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। टेस्ट हमारे पास जो आंसर करता है क्वेश्चन वो होता है हाउ वेल। इसको आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद रख लें कि जो टेस्ट हमारे पास है वो हमें आंसर करता है हाउ वेल, ठीक है। मेजरमेंट का बहुत आसान है, ठीक है, वो इटसेल्फ बता रहा है कि हाउ मच, ठीक है, कितना, क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा आपसे मांग रहा है, पूछ रहा है। आप इसी तरह से एवेल्यूएशन की बात करेंगे तो एवेल्यूएशन हमारे पास क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, तो ये हमें बताती है कि हाउ गुड, ठीक है, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आ सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज टेस्ट, ग्रेड, रिपोर्ट, मेजरमेंट। इनमें से वो कौन सा सिंबल है जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। टेस्ट हमारे पास होता है कि एक टूल या इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रेडिंग में हम सिंबल यूज़ करते हैं, यस, A B C D D E F। रिपोर्ट हमारे पास क्या होती है कि जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट हैं वो आगे हम लोग किसी भी फॉर्म में, ठीक है, चाहे बच्चों के पेरेंट्स को उनको कॉल करें या जिस तरह से हम लोग सामने वाले को रिप्रेजेंट करें, हर स्कूल का वो अपना मेथड होता है। मेजरमेंट में हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा देते हैं। तो जो सिंबल की बात यहाँ पे पूछी गई है वो ग्रेड होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो हम ग्रेड, ठीक है। अगर अब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो A+ में, ठीक है, फिर A ग्रेड, फिर B C D। अगर स्टूडेंट ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो हो सकता है EF में लाई कर रहा हो, तो उसके लिए जो सिंबल होता है वो ग्रेड होता है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन एवेल्यूएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। एवेल्यूएशन की जो टेक्निक्स हैं उनको किस बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो एवेल्यूएशन के जो टेक्निक्स हैं उनको वैलिडिटी की बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। अगर वो वैलिड होंगी तब भी वो आगे फर्दर यूज़ की जा सकेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है CRT। CRT मीन्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। समटाइम्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नहीं लिखा आता, CRT या NRT लिखा आ जाता है, ठीक है, उनकी एब्रीविएशन लिखी आ जा सकती है। तो वो CRT रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को और NRT हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो CRT इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ।
CRT में हम किसकी बात करते हैं? क्लियरली डिफाइंड, कौन सी चीज़ क्लियरली डिफाइंड होती है? और डिलिमिटेड डोमेन किसकी होती है? नॉलेज, परफॉर्मेंस, लर्निंग टास्क या एवेल्यूएशन? तो जो क्लियरली डिफाइंड टास्क हमारे पास होते हैं वो होते हैं लर्निंग टास्क, क्योंकि हम इसमें क्राइटेरिया की बात करते हैं। वो तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस तो बाद में होती है ना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो अगेंस्ट वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो क्लियरली डिफाइंड हमारे पास होते हैं वो लर्निंग टास्क होते हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास सेट क्राइटेरिया है, ये हमारे पास लर्निंग टास्क ऑलरेडी सेट हैं, ठीक है, स्टूडेंट ने इनके अगेंस्ट परफॉर्म करना है, ये स्टूडेंट्स को इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है, उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to make judgment। evaluation का वर्ड आए और आपके पास ऑप्शन में जजमेंट हो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डायरेक्ट मतलब बगैर स्टैम्प को पढ़े उस जजमेंट को क्लिक करें, स्टैम्प पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास साथ में जजमेंट का ऑप्शन मौजूद हो तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, कि वही उसका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ऑप्शन में प्रिडिक्शन है, जजमेंट है, डिसीजन है, रिजल्ट है, तो इस टाइम के लिए जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है जजमेंट, ठीक है। हम जजमेंट करने के लिए एवेल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूड। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे कि जो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी एक ख़ास करैक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि टीचर उसमें क्या यूज़ करते हैं। एक्शन वर्ब, लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग एक्टिविटीज़ या टीचिंग स्ट्रेटजीज़, तो जो टीचर्स को उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, एक्शन वर्ब, ठीक है, क्योंकि इन रिस्पॉन्स हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चाह रहे होते हैं, तो टीचर एक्शन वर्ब यूज़ करेंगी तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हाँ भी स्टूडेंट ने इनके अगेंस्ट कोई चीज़ परफॉर्म करनी है। देन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी। जब हम ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं तो उसका जो पहला ड्राफ्ट है उसको क्या होना चाहिए, टेस्टेड, असेस्ड, मेजर्ड या एवेल्युएटेड। जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ऑब्जेक्टिव्स का उसको दैट नीड टू बी एवेल्युएटेड, ठीक है। एवेल्युएशन की बेस पे हम जजमेंट करते हैं, फिर उसमें नेसेसरी जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी लानी होंगी, ठीक है, वो हम करके देन अगेन उनको चेक करते हैं। तो पहला जो हमारे पास ड्राफ्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स का, दैट नीड टू बी एवेल्युएटेड। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यूजुअली NRT इज़ नॉट यूज्ड फॉर। NRT मीन्स नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ होते, द मेजर ऑफ अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन या सब्जेक्टिव आइटम्स। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अचीवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव आइटम्स ऑब्जेक्टिव आइटम के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट इसमें हम स्टूडेंट्स को पोजीशन असाइन करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता, हम मास्टरी नहीं चेक कर रहे होते कि हाँ भाई आया स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आ गया या नहीं। इवन के अगर सबसे कम न मतलब ओवरऑल हमारे पास कोई ख़ास इसके लिए क्राइटेरिया नहीं होता कि हाँ भाई अगर स्टूडेंट ने 70 से अबव लेने हैं या 80 से अबव लेने हैं, 90 से अबव लेने हैं, तभी वो A+ ले सकता है या वो पहले पोजीशन पे आएगा। नो, क्लास में या जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है, नॉन ग्रुप होता है, उसमें जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गए वही हमारे पास उसकी पहली पोजीशन हो जाती है। तो मास्टरी टेस्टिंग डोमेन के लिए ये नहीं यूज़ किए जाते। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट demonstrate awareness to environmental pollution, performs an experiment, can compare result of 2 experiments, can narrate a story। तो साइकोमोटर डोमेन हमारे पास फिजिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, आपने कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है, आप बॉडी मूवमेंट इसमें शो हो रही होती है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग।
तो आपने जो एक वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसको आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, अपने लाइफस्टाइल का, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है अफेक्टिव डोमेन का, उसको करेक्टराइजिंग कहते हैं। ठीक है, जब आपका प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम ही आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। देन हमारे पास एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास डील करती है माइंड के साथ, इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ, ठीक है, थिंकिंग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, रीजनिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, डिस्क्राइब अ टॉपिक, डेवलप एन एक्सरे फिल्म, टाइप अ लेटर या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स। तो जो कॉग्निशन के साथ जिसका ताल्लुक है वो है डिस्क्राइब अ टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एवेल्युएशन, एनालिसिस। ये हमारे पास यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हाईएस्ट लेवल पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें देखें तो पहले अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, तो एवेल्युएशन हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशंस इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन या नॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी, मतलब कि वो कुछ नई चीज़ बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास जो क्रिएटिविटी की आ जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स ने खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के एक नई चीज़ बनानी होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंथेसिस में होता है। यस, सिंथेसिस इसका राइट ऑप्शन होगा। देन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़। जो टेक्सोनमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, उसकी 3 डोमेन्स हैं। एक हमारे पास है कोग्निटिव, सेकंड हमारे पास है अफेक्टिव, और थर्ड हमारे पास है साइकोमोटर। ये हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनमी है उसकी डोमेन्स हैं। मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या पे समटाइम ये टेक्सोनमी का वर्ड नहीं आता, समटाइम ये भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बता दें, ठीक है, उनको कितनी डोमेन में क्लासीफाई किया गया है, तो वो भी हमारे पास 3 ही हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग दी वर्थ और वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज़। वर्थ और वैल्यू का ताल्लुक हमारे पास होता है एवेल्युएशन के साथ, इसमें हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू या वर्थ को। टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956, ब्लूम्स ने दी थी, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने। आपने सबसे पहला ईयर अगर आप याद रख लें, ठीक है, टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। ये अगर आप याद रख लें तो अगली 2 के ईयर याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने उसमें सिर्फ 8 उसमें और ऐड करते जाना है, ठीक है। 1956 में आप 8 ईयर्स ऐड करें तो 1964, और 1964 में 8 ऐड करें तो 1972। साइकोमोटर डोमेन का आपके पास ईयर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारे पास है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास किसने दी थी, बेंजामिन एस ब्लूम ने, स्किनर, कार्थोल या सिम्पसन। तो वो हमारे पास ब्लूम ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन। अब अगला क्वेश्चन है, द कॉग्निटिव डोमेन हैव 3 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स, 5 सब ग्रुप्स, 6 सब ग्रुप्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट अपने माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बिठा लेने की ज़रूरत है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी है उसको 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, वो ब्लूम ने दी थी, और मेजर उसकी 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। बट ये जो डोमेन्स हैं इनको भी फर्दर आगे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट सब ग्रुप्स में, डिफरेंट लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है। तो इस चीज़ को आपने उसके साथ एजुकेशनल टेक्सोनॉमी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इंशाल्लाह आगे आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। सबसे लोएस्ट लेवल हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का वो होता है कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या सिंथेसिस। तो नॉलेज हमारे पास सबसे लोएस्ट है लेवल,
यहाँ सीक्वेंस की बात आ गई है। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, जनरली मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आता है नॉलेज, देन हमारे पास है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस और लास्ट हमारे पास होता है एवेल्यूएशन। पहला हमारे पास नॉलेज है और आखिरी एवेल्यूएशन। अगर इन दो चीज़ों को हम माइंड में रखें तो जो ऑप्शन 2 और 4 है ये तो इसमें से स्किप हो जाता है, ठीक है, इसको आपने साइड पे कर दें। अब ये जो दो रह गए हैं जिनका फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो नॉलेज और लास्ट एवेल्यूएशन है, इनको आपने ध्यान से देखना है कि जो उस सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं उस पर आपने टिक कर लेना है। तो उस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारे पास है पहले नॉलेज, देन कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। देन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद। ये हमारे पास सबसे बेसिक लेवल है, ठीक है, जहाँ पे हमें खुद से कुछ नहीं करना होता, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी मेमोरी में मौजूद होती है उसी को रिकॉल करना होता है या मेमोराइज़ करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉलेज के साथ ताल्लुक़ है इनका। अगला क्वेश्चन है, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल इज़ कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या एवेल्यूएशन। टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल या अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटीरियल, तो ये कंप्रीहेंशन के साथ इसका ताल्लुक़ है। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्रीहेंड करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप कंप्रीहेंशन के लेवल पे होते हैं। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टू यूज़ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन। एक चीज़ आपने पहले से याद की हुई है, वो चीज़ आपको पता है, आपको एक नई सिचुएशन दे दी गई है या एक नया प्रॉब्लम, ठीक है, दे दिया गया है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास होता है एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम अपनी प्रीवियसली लर्न नॉलेज जो होती है, ठीक है, ये जो प्रीवियसली लर्न मटेरियल होता है उसको यूज़ करके हम एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। देन हमारे पास है, टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स और पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब आप किसी कंप्लीट चीज़ को, एक होल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये जानने के लिए वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है, उसकी साख्त कैसी है, तो वो हमारे पास लेवल जो होता है वो एनालिसिस का होता है, ठीक है। एनालिसिस में हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, टू पुट आइडियाज़ टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। हम डिफरेंट चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक नई चीज़ बना लेते हैं, तो ये हमारे पास लेवल होता है सिंथेसिस का, ठीक है। जैसे अभी हमने सिंथेसिस से रिलेटेड आई थिंक इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ से पूछा गया था स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबॉर्ट्री, ठीक है, वो एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो वो भी सिंथेसिस का लेवल था। देन अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, माइंड से रिलेटेड, हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड, मेंटल से रिलेटेड, उनका ताल्लुक कॉग्निशन के साथ होता है, मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। ये हमारे पास अफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक़ होता है इनका। इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है, वो अफेक्टिव डोमेन को मेजर नहीं कर सकता, उसको एग्जामिन नहीं कर पाता, ठीक है, वो असेस नहीं किया। फीलिंग्स को हमारे पास साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें भी वो भी असेस की जा सकती है, कॉग्निटिव डोमेन भी असेस की जा सकती है, बट जो अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है, वो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम असेस नहीं कर पाता। देन हमारे पास है, विच डोमेन इज़ कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। जहाँ पे स्टूडेंट ने खुद से कुछ परफॉर्म करना होता है तो वो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन होती है। अगला हमारे पास है जी, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़। कॉग्निटिव डोमेन का जो फोकस होता है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे होता है, जो सेकंड इसका होगा वो राइट ऑप्शन है। देन द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, अब अफेक्टिव डोमेन किसने दी थी, बेंजामिन एस ब्लूम, सिम्पसन, कार्थोल या ब्रूनर। तो अफेक्टिव डोमेन कार्थोल ने दी थी।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, 5 सब ग्रुप्स, 6 सब ग्रुप्स, 7 सब ग्रुप्स। तो अफेक्टिव डोमेन हमारे पास, अफेक्टिव डोमेन में टोटल 5 सब ग्रुप्स होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में 6 होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं, हमने उनको डिस्कस भी किया अभी। अफेक्टिव डोमेन के हमारे पास 5 सब ग्रुप्स होते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज, अफेक्टिव डोमेन का सबसे लोएस्ट लेवल हमारे पास कौन सा होता है? रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, अटेंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन। तो अटेंडिंग जो है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। समटाइम्स अटेंडिंग अगर ना लिखा है, रिसीविंग लिखा आ जाए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अटेंडिंग नहीं, अटेंडिंग के साथ या तो रिसीविंग लिखा आ सकता है, या ऐसे हो सकता है कि अटेंडिंग ना लिखा है, आपके पास सिर्फ रिसीविंग आ जाए, तो वो भी इसका सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है। ये मतलब एज ए सिनोनिम यूज़ होते हैं, अटेंडिंग एंड रिसीविंग बोथ। देन विच इज़ प्लेस्ड एट द हाइस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो करेक्टराइजेशन होता है। सबसे पहला हमारे पास होता है रिसीविंग या अटेंडिंग, उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्डिंग आता है, रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो करेक्टराइजेशन है। अब इनका राइट ऑर्डर पूछा गया है, तो राइट ऑर्डर में हमने अभी इसको डिस्कस किया, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं जो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है। सबसे पहले हमारे पास अटेंडिंग होता है, अटेंडिंग के बाद रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। तो वो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट बन रहा है। अगला हमारे पास है अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय कार्थोलिन। कार्थोल ने इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, कब, कौन से ईयर में? 1954, 1964, 1974 या 1984। तो ये हमारे पास 1956 में अगर 6 8 ऐड करें तो 1964 आ जाता है। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1962, 1972, 1982 या 1992। तो अगर 1964 में हम 8 ऐड करें तो 1972, ठीक है। 1972 में सिम्पसन ने दी थी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन, सिम्पसन ने इसको 7 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास थे आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि जो जितने भी रिमेनिंग, ठीक है, ऐसे रिलेटेड रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करके तो आपको दे दूँ। तो कोशिश करें कि आपको जब भी टाइम मिले ऑफ एंड ऑन इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये चीज़ें आपकी मेमोरी में रिटेन रहें। अब मैं अपना एक दफ़ा स्कोर चेक कर लूँ, देन आपको अल्लाह हाफिज़। यस, ठीक हो गया। तो कोशिश करें कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।